स्टार्ट करें। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स की। किसकी बात कर रहे थे भाई? कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो भी आपके पास क्या आती है, नॉर्मलिटी। क्या आती है अभी? तो हेडिंग डालो नॉर्मलिटी। चलो, किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मलिटी। क्या होती है नॉर्मलिटी? चेक करते हैं। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है अपने पास नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन। क्या कहलाती है नॉर्मलिटी? समझते हैं। देखो, आपने पढ़ा कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्या पढ़ा था? कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिनको हम लोग डिजोल्व करते थे 1 लीटर सॉल्यूशन में। किसमें डिजोल्व करता था? 1 लीटर सॉल्यूशन। सर, अपने पास कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे जिनको डिजोल्व किया गया 1 kg सॉल्वेंट में। ऐसे कुछ टर्म आई थी, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नाम दिया गया था क्या? मोलैरिटी। ऐसे मैं आपसे कहता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या नाम दिया गया? मोलैरिटी। ऐसे 2 टर्म आई थी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अभी हम लोग बात करते हैं नॉर्मलिटी की। किसकी बात करते हैं? नॉर्मलिटी। तो यहां पे नॉर्मलिटी में क्या होता है कि आपके पास कुछ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या फिर डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके किसके प्रेजेंट हैं? सॉल्यूट के। किसके प्रेजेंट है बेटा? सॉल्यूट के। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी। उस कंसेंट्रेशन को क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी। तो यहां पे आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनाओ, तो नॉर्मलिटी किसके बराबर आएगी? तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है क्या? अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ, ऐसे ऐसे लिखा गया, ग्राम एटम। क्या लिखा गया था? नंबर ऑफ ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिखा गया था? ग्राम एटॉमिक मास। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको लिखता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिखा गया था। तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली आपका होता है क्या है कि वेट इन ग्राम। क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। अपॉन क्या आएगा? एटॉमिक मास। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सही है क्या? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और यही आपके क्या कहलाते थे? नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली कोई आपसे कैलकुलेट करवाए कि नंबर ऑफ एटॉमिक या ग्राम एटॉमिक मास, या फिर क्या कैलकुलेट कराए? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आपको क्या निकालने हैं? मोल। ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि ग्राम इक्विवेलेंट, क्या पूछ रहा है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने हो तो निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये आपको एक टर्म दी गई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? वेट इन ग्राम। क्या लिखेंगे बेटा? वेट इन ग्राम। किसका? सॉल्यूट का। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास। क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास। किसका? सॉल्यूट का। जब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। आपके पास फाइनल आंसर आ रहा हो। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि सर आपने पास तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास आपका बराबर होता है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। इसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक टर्म आएगी एन फैक्टर। क्या टर्म आएगी? एन फैक्टर, या जिसको हम लोग कहते हैं क्या? वैलेंसी फैक्टर। सीखेंगे क्या होता है। अब मैं आपको कहता हूं इन सारी चीजों को कंपाइल करो नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी आपके पास थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू रख रहे हैं वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू क्या आएगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रखिए, क्या आएगा? वेट डिवाइड बाय क्या? मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ऊपर क्या आ जाएगा? एन फैक्टर। तो एक फॉर्मूला बना किसका? नॉर्मेलिटी का, सही है क्या? तो यहाँ पे हम लोग इनको लिख सकते हैं कि ये आपके पास जो टर्म है ये डब्ल्यू बी है, ये आपका एम बी है। इसका मतलब क्या है? डब्ल्यू बी क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या था? मास ऑफ। एम बी क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ई क्यू एम मास क्या है? इक्विवेलेंट मास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या कहलाता है? तो ये जो टर्म आपके पास आती है इसको हम लोग कहते हैं क्या? मोलरिटी। और मोलरिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। तो इसका मतलब नॉर्मलिटी इक्वल्स टू किसके बराबर आए? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। सही है क्या? अब मुझे मान लो एन फैक्टर निकालना आता है। क्या निकालना आता है? तो आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। ऐसे भी लिख सकता हूँ, आसान है। यूज करेंगे हम लोग, एक तरीके से आपका रिलेशन आ रहा है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। आसान है, चेक करते हैं। सर यहाँ पे एन फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो आप लोग चेक कर रहे। देखो एन फैक्टर कैलकुलेशन, यह एन फैक्टर आपको देखनी कैसे है, कुछ ना कुछ तो मेथड लगाएंगे। तो एन फैक्टर आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो हम लोग चेक करते हैं। देखो तो एन फैक्टर आपका इन केस ऑफ, यदि आप एसिड के केस में चेक करना चाहते हो, किसी केस में चेक करना चाहते हो, आप बेस के केस में चेक करना चाहते हो, आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में चेक करना चाहते हो, सर अपने पास कुछ नंबर ऑफ सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स में आप एन फैक्टर निकालना चाहते हो, तो सर कैसे निकालेंगे? समझ आ रहा है क्या? चेक करते हैं। तो एसिड के केस में एक टर्म यूज करोगे यहाँ पे, बेसिसिटी। क्या टर्म यूज करेंगे? बेसिसिटी। समझ आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या होता है कि सर एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, और रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन कहां से? फ्रॉम OH ग्रुप। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है? किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे, जितने नंबर ऑफ क्या होंगे? OH ग्रुप, वही उसका एन फैक्टर और वही उसकी क्या कहलाएगी? बेसिसिटी। तो ये क्या एग्जांपल लेते हैं। चलो आपका सबसे सिंपल मॉलिक्यूल हम लोग यूज करते हैं H2SO4। क्या यूज कर रहे हैं? H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको कुछ क्लियर होगा। बनाओ भाई। सेंट्रल एटम क्या होगा? एस, सल्फर। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके OH, एक OH इधर, एक OH इधर, और डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। सही है भाई? तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने हैं बेटा? 2। नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं? 2। तो बेसिसिटी कितनी होगी? तो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं इसकी जो बेसिसिटी आएगी सर वो कितनी आएगी? इक्वल्स टू 2। और जो बेसिसिटी है वही क्या कहलाएगा? एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास किसका? H2SO4 का। H2SO4 गिवन है ना, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? तो सर ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, यही कुछ होता है। तो वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितनी है? H2SO4। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकाला सर, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? 98। तो यहाँ पे आया 98 डिवाइड बाय 2, तो कितना आंसर आएगा? 49। यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। सेम यूनिट आई। सही है भाई? कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप इसी चीज में H3PO4 यूज करो। मान लो हम लोग H3PO4 यूज करते हैं, बताइए स्ट्रक्चर बनाइए पहले। पी सेंट्रल एटम है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। मैंने बताया था फॉस्फोरस के केस में पहले आप ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड दिखाओगे, बाकी कितने हाइड्रोजन बचे? 3। ऑक्सीजन कितनी बची? 3। तो एक OH इस इलेक्ट्रॉन के साथ, एक OH, एक OH। तो बेसिसिटी एंड एन फैक्टर की वैल्यू 3। इक्विवेलेंट मास निकालिए इसका, मॉलिक्यूलर मास देखो सेम वही आएगा। अरे भाई इक्विवेलेंट मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है इसका? 98/3। आपका आंसर आ
36 पॉइंट समथिंग, सही है क्या? ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है भाई? ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एग्जाम्पल में आता है H3PO3, एग्जाम्पल में आता है H3PO2, एग्जाम्पल में आता है H2CO3। इन सब के केस में आपको एन फैक्टर की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है? एन फैक्टर। तो क्या पता करना पड़ेगा? बेसिसिटी। तो ये आपके 3 कंपाउंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, H3PO3, H3PO4। कई बार ऐसे ही कह देते हैं हम लोग कि कितने H रखता है उसकी बेसिसिटी उतनी होगी, बट ऐसा आंसर नहीं होगा। इनके केस में इनकी बेसिसिटी इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों मॉलिक्यूल्स इनकी बेसिसिटी क्या है? इंपॉर्टेंट। बताइए H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाइए पहले भाई। यहाँ पे सेंट्रल एटम P, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एक डबल बॉन्ड O बनाया, पहले बना दिया। कितने हाइड्रोजन बचे? 3। ऑक्सीजन कितनी बची? 2। तो कितने OH आएंगे? 2। एक OH इधर, एक OH इधर, एक H। समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे बेसिसिटी कितनी आई, तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। इक्विवेलेंट मास कितना होगा? निकालोगे। सेम आप इसकी स्ट्रक्चर बनाइए भाई। P, आउटर मोस्ट में वही 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखाएंगे सर, तो एक OH बचा। अरे एक ऑक्सीजन तो पहले इन्वॉल्व हो गई। कितनी ऑक्सीजन बची? 1। कितने हाइड्रोजन बचे? 2। कितने हाइड्रोजन बचे? 2। तो एन फैक्टर की वैल्यू 1। तो इक्विवेलेंट मास निकाल सकता हूं। चलो H2CO3 को चेक करते हैं। बनाइए भी स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम क्या होगा? C। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4। तो एक डबल बॉन्ड O, कितने हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या? OH। बेसिसिटी, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो आपको इन सब का इक्विवेलेंट मास निकालना है, खुद से ट्राई करना है। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बता चुका हूं, सही है क्या? तो किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर पता करना है, या फिर किसी भी एसिड के लिए आपको क्या पता करना है? बेसिसिटी। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है भाई? उसे आपका क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। ऐसे हम टर्म यूज करते हैं बेस के लिए। किसके लिए बेटा? मान लो मैं यहाँ पे कोई बेस यूज करता हूं और कोई आपसे कहे कि बेस की एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? बेस के लिए क्या? एन फैक्टर। तो बेस के लिए टर्म यूज करते हैं यहाँ पे एसिडिटी। क्या टर्म यूज करेंगे? और यहाँ पे एसिडिटी ही आपका एन फैक्टर होता है। क्या होता है बेटा? एन फैक्टर, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे क्या? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा, आपके पास क्या होगा? कोई भी कंपाउंड जो आपने बेस का क्या कहा भाई? वो बेस से कितने OH आयन दे सकता है? कितने नंबर ऑफ OH आयन दे सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? एसिडिटी। एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मैंने आपको कहा कि आपके पास NaOH है, फिर आपके पास CaOH ट्वाइस है, फिर आपके पास AlOH थ्राइस है। ठीक है? ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करो, तोड़ना आता है तो ये आपका टूटेगा Na पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट कैटायन होता है, सेकंड पार्ट एनायन होता है। Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सही है भाई? यहां तोड़ो, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कितने है बेटा? 2। Ca कितना है? 1। समझ आ रहा है क्या? इसको तोड़ो, Al3 पॉजिटिव कितने हैं? 1। OH कितने हैं? 3 OH नेगेटिव। समझ आ रहा है? अरे क्लियर है ना? तो यहां से मैं आपसे पूछता हूं कि OH आयंस कितने हैं? यहाँ पे क्या निकालेंगे? उसकी एन फैक्टर कितना आएगा? 1, 2, 3। सही है क्या? डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मैं आपको कहूं कि MgOH2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कितने OH हैं? 2। एन फैक्टर कितना? 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सीजियम हाइड्रोक्साइड, बताइए कितने OH हैं? 1। तो एन फैक्टर कितना? 1। यहां पे इसका इक्विवेलेंट मास निकाल पाओगे क्या? बताइए। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। एन फैक्टर कितना? 1। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना कितना आ रहा है? पक्का? 74 डिवाइड बाय 2। ऐसे हम लोग सब निकाल लेंगे। निकाल सकते हो क्या?
ऐसे आपके पास क्या आएगा, एन फैक्टर। क्या आएगा, एन फैक्टर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सर अपने पास कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है, अपने पास क्या कोई भी, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कैसे एन फैक्टर की वैल्यू पता की जा सकती है, उसको चेक करते हैं। भाई अपने पास कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है, थर्ड किस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, रेडॉक्स। और आपने पढ़ाया कि रेडॉक्स में दो पार्ट आते हैं, वन इज रिडक्शन, क्या आता है, और एक क्या आता है, मतलब वो रिएक्शन जहां पे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हो बेटा, साइमल्टेनियसली, तो उनको क्या कहा गया, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहा गया, समझ आ रहा है क्या? अब मुझे बताइए कि रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो यहां पे हम लोग कहते हैं रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ड्यूरिंग रिडक्शन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ड्यूरिंग रिडक्शन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, वो उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। रिडक्शन रिएक्शन में, किसमें बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, जिनको हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रिएक्शन का क्या कहलाएगा। सर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जब आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं तो उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसका क्या कहलाएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है ड्यूरिंग रिडक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो चलो मैं आपको कहता हूं कि आपके पास कॉपर टू पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर, इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा, 2। एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2। समझ आ रहा है क्या? अच्छा यहां मैं आपको कहता हूं आपके पास एल चेंज इनटू Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखना आपको, समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे मैं आपको कहता है कि आपके पास जिंक है, जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ एन फैक्टर, समझे क्या? इसे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इनका एन फैक्टर, सही है। बट मैं आपकी रेडॉक्स रिएक्शन काउंट करता हूं, क्या काउंट करता हूं, एक रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, चलो चेक करते हैं। फिर ऐसे काम करते हैं कि आपके पास जिंक है, जिंक को कॉपर टू पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराते हैं और चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ऐसे कोई एक जनरल इक्वेशन है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन में यूज कर रहा हूं डेनियल सेल की, सही है क्या? तो मुझे बताओ यहां से यहां तक जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, वाई रिडक्शन। यहां से यहां तक आपको क्या दिख रहा है, चार्ज बढ़ रहा है क्या, तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक हम लोग दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? अच्छा यहां से यहां तक क्या हो रहा है, चार्ज खत्म हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहां पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा, समझ रहे होगे बेटा? एक ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन, सही है। कोई दिक्कत यहां तक, आसान है। अब मैं आपसे कहता हूं रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें होने चाहिए, रिडक्शन। भैया आपका कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे जाके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे 12th क्लास में, तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एन फैक्टर की, किसकी, तो आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, सही है क्या? तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो आपका एन फैक्टर है वो बराबर आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, बराबर होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। समझ आ रहा है क्या? वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। तो इस रिएक्शन का एन फैक्टर बताइए, क्या कितना आ रहा है बेटा, 2। निकाल पाओगे? ऐसे आप लोग नहीं रिलेट कर पा रहे, क्वेश्चन करें। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यहां पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, मैं आपको ऐसे लिख के दे देता हूं कि आपके पास 4 मोलर, ऐसे हाइपोथेटिकल क्या दिया गया, 4 मोलर H2SO4 है। 4 मोलर क्या आपने पास, H2SO, कितने मोलर, 4 मोलर। और मैं आपसे पूछता हूं कि 4 मोलर H2SO4 की नॉर्मलिटी क्या होगी,
4 मोलर H2SO4 की क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे मैं आपको कहता हूं आपके पास 2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो 2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए नॉर्मलिटी निकालनी। क्या निकालनी है, तो देखो नॉर्मलिटी किसके बराबर है आप लोग रिलेट कर पाओगे। नॉर्मलिटी सर इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, होता है नहीं होता है। भाई मुझे एन फैक्टर पता है तो मुझे नॉर्मलिटी निकालना आसान है। तो यहाँ पे बोलो फर्स्ट केस को हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मोलरिटी दे रखी है कितनी 4, H2SO4 में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन कितने 2, तो कितना आएगा 4 इंटू 2, कितना आंसर आएगा 8, क्या नॉर्मल 8 क्या आएगा नॉर्मल। समझ आ रहा है क्या, इसके लिए बताइए सिंपल क्वेश्चन हो गया। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू बताओ विशावस। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इसकी मोलरिटी है 2, एन फैक्टर की वैल्यू बताओ 2, वाई 2 सर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस कितने हैं 2, तो नॉर्मलिटी कितनी आई 4 नॉर्मल। समझे क्या नॉर्मल। अच्छा नॉर्मलिटी किसके बराबर था, चलो हम लोग यूनिट बात करते हैं। किसके बराबर था नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट बाय पर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिखोगे ना, तो यहां पे यूनिट लिखेंगे ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सही है क्या। या फिर ग्राम इक्विवेलेंट को सॉल्व करो फर्दर, वही आपकी मॉल नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं क्या नॉर्मल। जैसे हम लोग बात करते हैं किसके लिए मोलरिटी के लिए क्या टर्म यूज की थी मोलर, मोलरिटी के लिए क्या टर्म यूज की थी मोलर, तो नॉर्मलिटी के लिए क्या यूज करेंगे नॉर्मल। समझ आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम भाई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक टर्म अपने पास आती है स्ट्रेंथ। क्या टर्म आती है स्ट्रेंथ, एक कंसेंट्रेशन टर्म है क्या बेटा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। समझे क्या होता है स्ट्रेंथ का मतलब है कि सर अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, कितना लीटर, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कुछ मास, क्या भाई कुछ मास किसका सॉल्यूट का, क्या करता हूं डिसॉल्व करता हूं। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज इट्स स्ट्रेंथ, सही है क्या। या फिर आप ऐसे कहोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया, फॉर्मूला बनाया गया, बताइए मास ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू बी मान लूं, तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की क्या होगी लीटर, तो क्या ही स्ट्रेंथ। समझ आ रहा है क्या, इसको आप रिलेट कर सकते हो मोलरिटी के साथ, कर सकता हूं इसको रिलेट कर सकता हूं किसके साथ नॉर्मलिटी के साथ। तो मुझे बताइए मोलरिटी किसके बराबर थी भाई, मोलरिटी आपकी कैपिटल एम, आपने पढ़ा लास्ट टू लास्ट क्लास में। तो यहां हमने सीखा था क्या कि डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, सही है क्या। तो यहाँ पे आप चेक करो कि सर ये आपके पास वो एक क्वांटिटी आ रही है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, दैट क्वांटिटी इज नॉन एज स्ट्रेंथ। इसका मतलब मोलरिटी किसके बराबर आएगी स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास, किसका सॉल्यूट का, स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास किसका सॉल्यूट। तो यहां से स्ट्रेंथ निकालनी हो तो निकाल सकता हूं, स्ट्रेंथ इक्वल टू इंटू मॉलिक्यूलर मास, सही है क्या। और आपको पता है नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी पता है ये रही। तो इसको रिलेट करते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी की वैल्यू रखो स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू एन फैक्टर, सही है क्या। तो स्ट्रेंथ को नॉर्मलिटी के साथ रिलेट किया गया, तो नॉर्मलिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, समझे क्या। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ, क्या निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ, निकाले चलो। तो कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको कहा कि आपके पास 36.5 ग्राम NaCl है,
सिंपली और सिंपल करते हैं, 20 ग्राम NaOH ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 20 ग्राम NaOH। कितने ग्राम? 20 ग्राम। और मैं आपसे कहता हूं कि 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया है इन 250 ml सॉल्यूशन में। कितने में बेटा? 250। और मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट इट्स मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलरिटी आ गई तो नॉर्मलिटी निकालना आसान है। आसान है या नहीं? पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको दे क्या रखा है, फिर अप्लाई कीजिए। एरर आएगी तो देखेंगे। एक मिनट दे रहा हूं आप। जल्दी कीजिए भाई। आ गया? कैसे आया? पहले गिवन डाटा देखेंगे। आसान सा है, ये आपकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुकी हैं। बताइए यहाँ पे तो आंसर निकालेंगे। बताओ भाई, गिवन मास कितना दे रखा है? 20। सही है क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, यूनिट क्या है? ग्राम पर मॉल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्या? 250 ml है। लीटर में बदल सकता हूं, कितना आएगा? बाई डिवाइड बाय कितना आएगा? 1000 ना, तो कितना आएगा? 0.25। इतना क्या आएगा? लीटर। क्लियर है क्या? अरे कन्वर्ट करना आता है ना, हो जाएगा। अरे ऐसे होता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है भाई, तो 1 ml में कितना लीटर? 1/1000 लीटर। 250 ml में कितना लीटर? 250/1000। तो यहां से कितना? 0.25 लीटर। सही है क्या? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर। सही है क्या? बताइए यहाँ पे WB कितना? 20 मॉलिक्यूलर मास इंटू, या 25 करो, ऊपर से आ जाएगा, ये कटेगा, निकाल पाओगे। कितना आ गया? 8 और 4 2, तो कितना आया? 2 मोलर। कितना मोलर? समझ आ रहा है क्या? स्ट्रेंथ बताइए इसकी भाई। स्ट्रेंथ किसके बराबर है? मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोलरिटी कितनी आई? 2। स्ट्रेंथ कितनी? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। कितना हो गया? 80 क्या आएगा? 80 ग्राम पर लीटर। 80 क्या आएगा? ग्राम पर लीटर। सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को सॉल्व कर पाओगे। एक इक्वेशन और आती है अपने पास, डाइल्यूशन इक्वेशन, उसको और फिनिश करते हैं। देखो चेक करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्या मतलब, हम लोग डाइल्यूशन इक्वेशन की बात कर, कब लगानी है उसको चेक करते हैं। मैंने कहा कि आपने पास एक सॉल्यूशन है। क्या आपने पास? और सॉल्यूशन में आपको गिवन है उसकी मोलरिटी और उसकी वॉल्यूम, है या नहीं है? मैं आपसे कहता हूं इसको डाइल्यूट किया गया। क्या किया गया? डाइल्यूट, कुछ VmL से। सही है? क्या कर दिया गया? मतलब इसमें और पानी मिलाया गया, कुछ वॉल्यूम ऐड की गई। तो पानी मिलाने के बाद इसकी नेक्स्ट मोलरिटी क्या हो जाएगी? ये तो मतलब होगा, मतलब पानी मिलाने के बाद न्यू मोलरिटी क्या होगी? तो उसको M2 क्या होगी बेटा? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे आपकी इक्वेशन में M1V1 इक्वल्स टू M2V2, और नॉर्मलिटी की टर्म में लिखोगे तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये आपकी डाइल्यूशन इक्वेशन है। क्या है? डाइल्यूशन इक्वेशन। M1 क्या है यहां पे? इनिशियल, यहां क्या लिखोगे? इनिशियल मोलरिटी। V1 क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम। M2 क्या होगा? फाइनल मोलरिटी। और V2 क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। समझ आया कुछ? इसे अप्लाई करना है। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम? चलो इक्वेशन फॉर्मेट डिजाइन करते हैं इसी के बेस पे। मैंने कहा कि अपने पास एक 250 ml सॉल्यूशन है। क्या है? उसकी जो मोलरिटी वो दे रखी है आपको 2 मोलर। NaOH का सॉल्यूशन बना दिया। किसका बना दिया?
इसने कहा कि 2 मोलर इन 250 ml NaOH सॉल्यूशन ले लिया गया अभी। मैं उसके बाद कहता हूं आपको इसको डाइल्यूट कर दिया गया 500 ml तक, मतलब 500 ml और मिला दिया। कितना मिला दिया? 500 ml और मिला दिया। तो आपसे पूछा गया कि न्यू मोलरिटी क्या आएगी? आसान हो गया। तो स्टार्टिंग मोलरिटी क्या थी आपके पास? ये M1 आ गया, ये V1 आ गया, ये आपकी V2 आ जाएगी, M2 निकालना आसान हो गया। तो क्या इक्वेशन लगाऊंगा? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। M2 निकालिए, M1 V1 बाय V2। M1 कितना है? 2 इंटू 250 बाय 500, कितना आ गया? 1। घट गई ना? आप ऐसे भी सोच सकते, तो वॉल्यूम को डबल किया गया तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? हाफ। तो डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। समझ आ रहा है क्या? स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। ये अपनी टोटल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। क्या बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएंगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखें।